अमेरिका का युद्ध सचिव हेनरी स्टिम्सन 25 नवंबर 1941 को लिखता है कि सवाल यह था कि हम उन्हें पहली गोली मारने के लिए कैसे प्रेरित करें। यह पक्का करना बहुत ज़रूरी था कि पहली गोली मारने वाले जापानी हो, ताकि इसमें कोई संदेह न रह जाए कि हमलावर कौन थे। जनरल तोजो लिखते हैं कि जापान ने बार बार संधि करने के प्रयास किए, पर अमेरिका ने उसका हर संधि प्रस्ताव ठुकरा दिया। आखिरकार अमेरिका ने जापान के सामने वो प्रस्ताव रखा जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकता था, और उस प्रस्ताव में यह बातें थी कि चीन से सैनिकों की पूर्ण वापसी, चीन में नानकिंग सरकार का खंडन तथा जापान, जर्मनी और इटली के बीच हुए त्रिपक्षीय संधि से पीछे हटना। जापान द्वारा कई और राजनयिक पहल की गई, जिसमें उसने 8 अगस्त 1941 को एक शिखर सम्मेलन की पेशकश भी की, लेकिन वे सभी विफल रही। 2 दिसंबर 1941 तक ब्रिटेन, अमेरिका और मित्र देशों की नाकाबंदी द्वारा जापान को उसके सामान्य व्यापार के 75% से काट दिया गया था। इस तरह से अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जापान के पास एक ही रास्ता बचा था, अमेरिका पर हमला करना। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया, जिसके बाद अमेरिका को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का बहाना मिल गया। बैंकर्स द्वारा बनाए गए अड़िग और अथक दबाव ने आखिरकार जापान को युद्ध में उतार दिया। 1945 में जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बम गिराए गए, उनका पर्ल हार्बर के आक्रमण से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि 1945 के जनवरी महीने में ही जापान आत्मसमर्पण की शर्तों को मानने को तैयार हो गया था। लेकिन फिर भी अगस्त के महीने में उस पर ये बम गिराए गए। दरअसल इन बमों को गिराने का कारण कुछ और था। बैंकर्स को डॉलर के माध्यम से दुनिया में शासन करना था, और उसके लिए यह बहुत ज़रूरी था कि दुनिया के अधिकतर देश उनके द्वारा बनाए जा रहे संस्थान जैसे वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इत्यादि के बिना किसी विरोध के सदस्य बन जाए। एटम बम गिराने से अमेरिका की ताकत जग जाहिर हो गई और बैंकर्स अपने उद्देश्य में कामयाब हो गए। आज़ाद हिंद फौज की करेंसी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हिटलर से मिलने के बाद यह समझ में आया कि हिटलर की ताकत का असली राज उसके पैसे बनाने की शक्ति में छुपा है। इसलिए जब नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया तो सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिपेंडेंस बनाकर अपनी स्वतंत्र सरकार के पैसे बनाने शुरू कर दिए। इससे आज़ाद हिंद फौज का बल इतना बढ़ गया कि वह अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती देते हुए हर किला फतह करती चली गई। यही कारण था कि अंग्रेज भारत को छोड़कर जाने के बाद नेताजी को और उनके स्वतंत्र पैसे बनाने के विचार को भारत में नहीं आने देना चाहते थे। नेताजी के बारे में महत्वपूर्ण बातों में से यही वो एक बात है जो भारत सरकार देश की जनता से छिपा कर रखना चाहती थी। भारत की कहानी। सन 1700 में अंग्रेजों के आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 24.4% आय के साथ विश्व में सबसे बड़ी थी। भारत कृषि केंद्रित एवं उद्योग प्रधान देश रहा है। अंग्रेजों से पहले व्यापार के लिए पर्याप्त मात्रा में सोने चांदी के सिक्के के रूप में मुद्रा उपलब्ध थी। राजा अगर कर भी लगाता था तो धर्म और जन कल्याण के कार्यों के माध्यम से फिर से पैसा लोगों तक लौट आता था। राजा हर्षवर्धन तो हर वर्ष अपना सारा खजाना लोगों में बांट देता था। पहले भारत में विभिन्न प्रकार के सिक्के का प्रयोग होता था और यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था तो एक बहुत ही अलग ढंग से संचालित होती थी, जिसमें पैसे की आवश्यकता तो पड़ती ही नहीं थी। आधुनिक कागज के पैसे की तरह भारत में भी हुंडी व्यवस्था चलती थी, जिसका इतिहास 12वीं सदी से पहले तक मिलता है। हुंडी भारत के व्यापारियों की स्वस्थ बैंकिंग प्रणाली का प्रतीक रही है, जिसने भारत में ही जन्म लिया था।
अधिकतर हुंडी का प्रयोग पैसे का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदान प्रदान के लिए होता था। उदाहरण के तौर पर मान लो किसी को काशी से दिल्ली 100 तोला सोना लेकर जाना है, तो वह काशी के एक हुंडी बनाने वाले व्यापारी को 100 तोला सोना देकर हुंडी ले लेता था। इस व्यापारी का संपर्क दिल्ली के व्यापारी से होता था और वह व्यक्ति दिल्ली जाकर दिल्ली के व्यापारी को हुंडी दे देता था और वह वहाँ से 100 तोला सोना लेकर 100 तोला सोना उसे मिल जाता था। बाद में ये व्यापारी अपना हिसाब कर लेते थे, परंतु हुंडी और कागज के पैसों में जो दो मुख्य अंतर थे वो इस प्रकार थे। पहला, हुंडी को व्यापारियों द्वारा जारी किया जाता था और यह सिर्फ व्यापारी समुदाय तक ही सीमित रहती थी और पैसे की तरह प्रयोग में नहीं आई, जबकि कागज के नोट आम जनता में भी प्रचलन में थे और पैसे के स्थान पर प्रयोग में आते थे। दूसरा, हुंडी को अंश रिजर्व प्रक्रिया के तहत असल सिक्कों से ज़्यादा मात्रा में नहीं जारी किया जाता था, परंतु कागज के नोटों को इस प्रक्रिया के तहत उपलब्ध सोने या चांदी के से कई गुना अधिक मात्रा में जारी किया जाता था। इस तरह से हुंडी किसी धोखाधड़ी का प्रतीक नहीं है, जबकि कागज के नोट एक धोखाधड़ी को दर्शाते हैं। भारत में पहला बैंक 1720 में बैंक ऑफ बॉम्बे के नाम से खुला था, परंतु पहली बार अंश रिजर्व बैंकिंग प्रणाली के आधार पर कागज के नोट कलकत्ता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान द्वारा 1707 में जारी किए गए थे। इस बैंक को एक विदेशी कंपनी दी अलेक्जेंडर एंड कंपनी एजेंसी हाउस द्वारा बनाया गया था। इसके बाद कुछ और प्रमुख बैंक दिखाई दिए, जैसे कि 1773 में बना दी जनरल बैंक इन बंगाल एंड बिहार, जो एक विदेशी व्यक्ति वारेन हेस्टिंग द्वारा बनाया गया था और जल्द ही 1775 में फेल भी हो गया और बंद कर दिया गया। फिर 1784 में दी बंगाल बैंक बना, जो 1991 तक चला। उसके बाद बहुत सारे बैंक अस्तित्व में आए और जल्द ही बहुत से अस्तित्व से बाहर भी हो गए। 1857 से पहले भारत में अंग्रेज़ों का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से था। सन 1806 में कंपनी ने पूरे देश में एक समान चांदी की अपनी करेंसी लागू की। सोने के सिक्के तो उपलब्ध थे, परंतु भारत में सिल्वर स्टैंडर्ड ही वैध था। चांदी से सोना खरीदने का भाव 15 रुपये था, अर्थात 15 चांदी के सिक्कों के बदले उतने ही वजन का एक सोने का सिक्का मिलता था। 1857 में भारत में पहली आज़ादी की लड़ाई छिड़ गई, जिसे अंग्रेज दबाने में सफल रहे और भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन के पास चला गया। इसके बाद 1861 में सरकार दी पेपर करेंसी एक्ट लेकर आई, जिसने पैसे बनाने का एकाधिकार बैंकों से छीनकर ब्रिटिश सरकार को दे दिया और ये पैसा सरकार नहीं, अंश रिजर्व बैंकिंग के आधार पर बैंक ऑफ इंग्लैंड ही बनाता था, जो चांदी और सरकारी बॉन्ड रिजर्व के रूप में रखता था। इस समय तक भी भारत में गोल्ड नहीं बल्कि सिल्वर स्टैंडर्ड था। 1861 के बाद छापे गए नोटों में विक्टोरिया का चित्र अंकित था। प्रेसिडेंसी बैंकों को इस छापे गए पैसे को आगे प्रचलित में लाने का काम दिया गया, परंतु देश इतना बड़ा था कि हर जगह इस पैसे को सिक्कों में बदलना असंभव था। इसलिए अंग्रेज़ों ने अलग अलग करेंसी सर्कल्स बनाए जहां ये नोट वैध थे। 1928 में महाराष्ट्र के नासिक में पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाने से पहले तक सारे नोट बैंक ऑफ इंग्लैंड से ही छपकर आते थे। 1870 के बाद दुनिया में बहुत ज़्यादा चांदी की हुई खोज से चांदी के दाम गिरने लगे और इसलिए रुपए के दाम भी गिरने लगे, क्योंकि रुपया चांदी पर आधारित था। इस कारण दुनिया के कई देश जैसे जर्मनी, फ्रांस इत्यादि गोल्ड स्टैंडर्ड पर आ गए, परंतु ब्रिटेन, भारत और जापान सहित कई देशों में अभी भी चांदी ही मापक थी।